नेक्स्ट इज कैवलियर पोइट्स। अच्छा, हमने देखा कि किंग जेम्स फर्स्ट के बाद उनका बेटा किंग चार्ल्स फर्स्ट आया। अब जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं उनके इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे पार्लियामेंट्स की वजह से, और जिसकी वजह से पार्लियामेंट्स के और उनके दरमियान क्लैशेस हुए विच लेड टू सिविल वॉर। But even in that war, there were some poets who remained loyal to King Charles First. इसकी वजह से उन्हें हम कैवलियर पोइट्स कहते हैं, यानी someone who actually supported King Charles First. अब इसमें जो कैवलियर पोइट्स हैं इन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा द स्कूल ऑफ स्पेंसर कि वो तमाम पोइट्स वो थे जिन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया। इस तरह से जो कैवलियर पोइट्स हैं दे एक्चुअली फॉलोड बेन जॉनसन। इन्हें सन ऑफ बेन भी कहते थे। और अनलाइक द अदर पोइटिकल फ्रेंड्स ऑफ देयर टाइम, इन्होंने बहुत लाइट हार्टेड पोइट्री लिखी। इन्होंने कोई डायरेक्टिज्म नहीं, कोई टीचिंग्स नहीं दी, मॉरल टीचिंग नहीं दी, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर प्यूरिटन्स थे जो कि डायरेक्टिज्म करते थे, डायरेक्टिक करते थे पर्पसेस के लिए पोइट्री लिखा करते थे। तो कैवलियर पोइट्स बहुत लाइट हार्टेड वे में लिखते थे। इनके लाइट हार्टेड विजन्स की वजह से, ह्यूमर की वजह से भी दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट। अब इसमें पहला जोन सा है वो थॉमस क्रू है। इनको हमने मेटाफिजिकल में भी पढ़ा हुआ है। रॉबर्ट हैरिक, इट्स अनदर ही इज अनदर इम्पोर्टेंट पोइट। और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज टू द विजन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास सर जॉन सकलिंग है, जिनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बैलेड अपॉन अ वेडिंग है। सर रिचर्ड लवलेस, इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो लवलेस लुकास्टा है, और ये किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। अब जॉन मिल्टन एक कैवलियर पोइट तो नहीं है, लेकिन ये जो कैरोलाइन एज है उसके अंदर फॉल करते थे। टिपिकली अगर हम देखें तो जो कैरोलाइन कैवलियर पोइट्स है, ये टर्म सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया करते थे। तो मेन कैवलियर पोइट्स नहीं हैं, और इनका आपने बस एक एक वर्क याद रखना है। जॉन मिल्टन को हम डिटेल से स्टडी करते हैं अभी। Let me open this file and share it with you. Just a minute, please. So here comes the most important poet of that era, John Milton. John Milton 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए थे इन द ब्रैड स्ट्रीट लंदन। जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। जो सीनियर जॉन मिल्टन है यानी मिल्टन के फादर, ही वाज अ ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर, यानी उनका मूसीकी का काफ़ी हद तक शौक था, जिसकी वजह से ये वाला जो ट्रेंड है वो मिल्टन के अंदर भी आया, और मिल्टन को काफ़ी अच्छा कंपोजर या मूसीकी की काफ़ी सेंस रखने वाला बंदा माना जाता है। मिल्टन ने क्योंकि मिल्टन का काफ़ी अच्छे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, तो उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर भी उन्हें मिला, टॉमस यंग। इसके बाद वो सेंट पॉल स्कूल ऑफ लंदन चले गए, जहाँ से उन्होंने लैटिन ग्रीक सीखी। इनफैक्ट अगर मिल्टन को कहें तो मिल्टन को वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पोइट कहा जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पोइट्स टू। इन्होंने लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस थी जो कि इन्हें आती थी। इसके अलावा 1625 में इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज को अटेंड किया। बनना तो इन्होंने प्रीस्ट था, लेकिन वहाँ पे उनका किसी बिशप के साथ झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उनका वो जो माइंड है वो चेंज हो गया। इसके बाद मिल्टन ने कैम्ब्रिज के बाद उन्होंने जो 6 इयर्स है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारे, और इसी वक्त उन्होंने कुछ अपनी जो इनिशियल पोइम्स हैं वो उन्होंने लिखना शुरू की उस ज़माने में। 1638 में मिल्टन यूरोप के सफ़र पे निकल गए, जहाँ पे वो गलीलियो से भी मिले। वापस वो जब इंग्लैंड में सिविल वार स्टार्ट हुई तो मिल्टन वापस आए, और मिल्टन ने स्ट्रांगली सपोर्ट करना शुरू कर दिया ओलिवर क्रॉमवेल को।
who was actually supporting the parliament. और इस हवाले से मिल्टन ने कुछ pamphlets भी लिखे, जिनमें the most important one is tenure of kings and magistrates, जो कि उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस बात पे एम्फसिस दिया कि अगर जो किंग है वो अगेंस्ट रह जाता है पीपल्स विल, तो लोगों के पास ये सेल्फ डिफेंस के लिए राइट है, प्रोटेक्शन के लिए राइट है कि वो किंग के अगेंस्ट जा सकते हैं। इसके बाद जो मिल्टन है, इन्होंने उस ज़माने में डाइवोर्स की बात की, जिस ज़माने में डाइवोर्स की बात करना इंतहाई बुरा समझा जाता था, क्योंकि उनकी अपनी पहली बीवी के साथ बनी नहीं थी, तो उन्होंने डाइवोर्स के हक में भी जो पम्फलेट्स हैं वो लिखने शुरू किए। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है डेट इज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्रार्कन। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप मैरिज में जो डाइवोर्स है इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लोगों को ये बातें ऑब्वियसली पसंद नहीं थी, बिकॉज इट वाज समथिंग अनकन्वेंशनल फॉर देम। इसके अलावा उन्होंने कुछ लैटिन में वर्क भी लिखा, बिकॉज ही वाज क्वाइट वेल वर्स्ड इन लैटिन टू। इनका जो बेस्ट प्रोज वर्क है डेट इज एरियोपेगिटिका। ये एरियोपेगिटिका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि इन्होंने प्रेस की फ्रीडम के हवाले से लिखा था। पहला एक हिसाब से आप समझ लें इसको आर्टिकल, जिसमें प्रेस की फ्रीडम, प्रेस की जो न्यूज़पेपर हैं उनकी फ्रीडम के बारे में बात की गई थी। इनके पॉलिटिकल वर्क के बारे में बात करें, जिसमें एलिग्रो, पेनिसोरो, द मैस्क ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स पोइम्स काफ़ी फेमस है इनकी। लाइसिडिस, लाइसिडिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसिडिस में जो बात याद रखने वाली है, जो अक्सर पूछी जाती है, वो ये है कि लाइसिडिस जो एलिजी है वो मिल्टन ने किसको डेडिकेट की थी। तो बेसिकली उन्होंने ये एडवर्ड किंग, उनका दोस्त था, उसके लिए लिखी थी। मिल्टन ने सोनेट्स भी लिखी थी कुछ, लेकिन उन्होंने इटालियन या पेट्रार्कन थीम्स को फॉलो करने की बजाय इन्होंने एक हिसाब से अपनी ही थीम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। मिल्टन ने लव सोनेट्स लिखने की बजाय उनका जो मेन फोकस है वो ड्यूटी पर, पेट्रियाटिज्म पर, म्यूजिक पर, हारमोनी पर, खुदा के साथ रिलेशनशिप पर, और ये जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट की थीम है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो कुछ इस तरह की थीम्स थी उनकी। बहुत ज़्यादा इन्होंने सोनेट्स नहीं लिखी थी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखी थी 500। मिल्टन ने बहुत कम सोनेट्स लिखी थी। उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, जो कि हम में से बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी, डेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 एंड द मैसेकर इन पाइडमोंट। अब इसके अलावा जो मिल्टन की पोइट्री बाद वाली है, ये उसमें कुछ उन्होंने एपिक पोइम्स लिखी थी। डेट वाज पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 12 बुक्स पे कंसिस्ट करती है। पैराडाइज रीगेन्ड, और इसके बाद सैमसन एगनिस्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने तब लिखी थी जब मिल्टन ने कम्प्लीटली अपनी जो आईसेट है वो उनकी खो चुकी हुई थी, व्हेन ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड, तो तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। अब इसमें इसके बाद इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद इन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी, जो कि 4 बुक्स पे कंसिस्ट करती है, और पैराडाइज लॉस्ट में 12 हैं, तो पैराडाइज रीगेन में 4 बुक्स हैं। इसके बाद जो मिल्टन है 1659 में, जब ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा, उनकी डेथ हो गई, उनके बाद रिचर्ड टू आया उनका बेटा, तो रिचर्ड टू वाज क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, तो उसको भी घर भेज दिया गया। तो जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं जिनको एग्जीक्यूट किया गया था, उनका बेटा किंग चार्ल्स टू आया। अब जब वो इक़्तिदार में आया तो जाहिर सी बात है उसने टफ टाइम दिया उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसके बाप के एग्जीक्यूशन में रोल प्ले किया था। तो मिल्टन को जेल जाना पड़ा, और इन्हें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हुई। और इसके बाद जो एंड्रियो मार्वल हैं, जिनके बारे में हमने भी मेटाफिजिकल पोइट्स में पढ़ा, उन्होंने काफ़ी हद तक इनका साथ दिया, लेकिन मिल्टन ने वो दिन बहरहाल मुश्किल से गुजारे। इनकी जो 3 शादियां की थी इन्होंने, पहली इन्होंने मैरी पॉल से की थी, नेक्स्ट वाज फ्रॉम कैथरीन वुडकॉक, और जो थर्ड है ये मिल्टन ने तब शादी की थी व्हेन ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड ऑलमोस्ट। तो जो इनकी थर्ड वाइफ है, शी वाज मोर लाइक अ नर्स टू हिम। इनके टोटल 5 किड्स थे। अब अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करें, तो 1667 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 10 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया था। ये ग्रेटेस्ट वर्क समझा जाता है, ग्रेटेस्ट एपिक पोइम समझा जाता है, जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। अब इसमें ओवरऑल अगर हम इसकी थीम को देखें, तो थीम इज़ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और इसके अलावा इसके बाद उन्होंने 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड पब्लिश करवाई थी। इसके बाद सैमसन एगोनिस्ट, ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स में से हैं। अगर हम पैराडाइज लॉस्ट
के कैरेक्टर्स को देखें तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो बुक 7th है, इट इज़ बेसिकली द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। और इसमें उन्होंने म्यूज़ को, बिगिनिंग में जो म्यूज़ है जिसको इन्वोक करते हैं पोइट्री में हेल्प के लिए, उसको उन्होंने 3 टाइम्स बेसिकली इन्वोक किया हुआ है। तो इनकी जो बुक 9 है, इट इज़ लॉन्गेस्ट, बुक 7 इज शॉर्टेस्ट एंड ही इन्वोक म्यूज़ फॉर 3 टाइम्स। अब अगर हम इसके मेन कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो सैटर्न मेन कैरेक्टर है जिसको लूसीफर भी कहते हैं। अब जो सैटर्न है ये पहले एंजल था और इसके बाद इन्हें इनके जो सिन है, डेडली सिन प्राइड है, उसकी वजह से उन्हें हेवन से जाना पड़ा। और इसके बाद फिर इनकी बाकायदा गॉड की और सैटर्न की बैटल भी हुई। और इसके बाद जो गॉड दैट इज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ हेवन, क्रिएटर ऑफ अर्थ, गॉड को सारा कुछ पता है और जितने भी एंजल्स हैं उन्हें प्रेज करते हैं। गॉड के अंदर अकॉर्डिंग टू ये सारा के सारा मिल्टन कह रहे हैं कि गॉड की सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और वो सैटर्न की फोलीज पे हंसते भी हैं और वो काफ़ी फर्म एंड जस्ट रूलर हैं। द सन ऑफ गॉड दैट इज द क्राइस्ट, जो कि ह्यूमन बींग्स को सॉल्वेट करते हैं, बचाते हैं। और इसके अलावा होली स्पिरिट भी है जो कि काफ़ी हद तक अपीयर नहीं होती है, लेकिन बहरहाल होली स्पिरिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन बिलीफ। इसके अलावा अगर हम सिन देखें तो सिन डॉटर है सैटर्न की, और सिन जब सैटर्न सिन का रेप करता है तो डेथ एक्चुअली पैदा होती है। तो इसके अलावा जो एडम है दैट इज द फर्स्ट क्रिएटेड मैन, ईव द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और according to the Paradise Lost, Eve was actually the reason behind the fall of Adam. राफेल ही इज एन आर्कएंजल जो कि एडम और ईव को बताता है कि ये जो सैटर्न है ही कैन एक्चुअली एस्ट्रे यू, सो बी वेयर ऑफ हिम। इसके अलावा माइकल गॉड्स आर्मी का जनरल है। और जो गैब्रियल ये जनरल है। एब्डील वो बंदा था, वाहिद एंजल था जो कि पहले तो उसने साथ दिया सैटर्न का, लेकिन इसके बाद वो दोबारा से गॉड्स आर्मी में आ गया और वो उसने गॉड का साथ दिया। बिल्जीबब को लॉर्ड ऑफ लाइज भी कहते हैं, ये सैटर्न का चीफ सेक्रेटरी टाइप हम कह सकते हैं। मलोक फॉलन एंजल था, ये बस लड़ने को तैयार रहता था हर वक्त। बिलाइल बहुत सुस्त बंदा था और ये ही डजंट वांट टू फाइट एक्चुअली। मामून का काम बस यही था कि वो खजाना जमा करता रहे। उसके ख्याल में तो हम हेल में भी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अगर हम अपना जितना भी हेल का जो उसके अंदर जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम इकट्ठा करते रहें। तो इसकी अगर हम समरी देखें तो जो मिल्टन है उन्होंने अपनी जो पोइम है उसका आगाज उसकी थीम बताने से किया हुआ है, दैट व्हाट्स द मेन थीम ऑफ वर्क, दैट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड्स टू मैन। और उसके बाद इन्होंने म्यूज को 3 टाइम्स अपनी पोइम में इन्वोक किया हुआ है, अपनी एपिक जो पोइम है इसमें, ताकि जो म्यूज है वो इनकी हेल्प करे। अब स्टार्ट वाली अगर हम बुक 1 में देखें तो सैटर्न इज प्रेजेंटेड एज अ हीरोइक फिगर। और इसमें जो सैटर्न है उनका जो लेफ्टिनेंट है बिल्जीबब, ये दोनों लेक से उठते हैं और बाकी सबको इंकरेज करते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन करें। और इसमें जो सैटर्न की हीरोइक लाइंस हैं, दे आर टू स्पर्ब एंड ब्यूटीफुल रिटन बाय मिल्टन। इसके बाद जो सैटर्न है वो अपनी पूरी आर्मी को गैदर करता है और वो आर्मी को कहता है कि लाइक वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड, हम एक काउंसिल हेल्ड करेंगे, एक मीटिंग करते हैं। अब वो मीटिंग करते हैं तो इसमें जो डिफरेंट एंजल्स हैं वो उन्हें डिफरेंट सजेशंस देते हैं कि हम किस तरह से गॉड से रिवेंज ले सकते हैं। तो अब जो बिल्जीबब है वो ये सुजेस्ट करता है कि हम अपनी जो बैटल फील्ड है वो अर्थ में ले जाते हैं जो कि गॉड ने न्यूली क्रिएट की है। इसमें जो गॉड ने क्रीचर्स रखी है उसके अंदर ये एलिमेंट है कि उसको हम सिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम अपने रास्ते से बहका सकते हैं। तो हम मैन को उसकी करप्टेड साइड पे बहका लेंगे और इस तरह से हम जो गॉड की मोस्ट फेवरेट क्रीचर है उसको हम टेम्प्ट कर देंगे डिफरेंट टेम्पटेशंस में लेके, तो उसको हम इजीली वी कैन एक्चुअली एस्ट्रेट। और इसके बाद जो सैटर्न है वो इस बात का एम लेके जाता है कि मैं मैन को एस्ट्रे करूंगा, जो गॉड की मोस्ट फेवरेट क्रीचर है उसको मैं हेवन से बेसिकली निकलवा दूंगा। तो अब सैटर्न जोन सा है वो गेट्स ऑफ हेल के पास जाते हैं। जो हेल के गेट्स हैं वो सैटर्न की अपनी बेटी सिन गार्ड कर रही होती है। और इसके अलावा सिन से पैदा होने वाला इनका बेटा सन दैट इज डेथ। तो जो सिन है वो एग्री कर जाती है कि वो गेट्स ऑफ हेल को खोलेगी। इसके बाद सैटर्न जाता है, पहले क्योस से गुजरता है, इसके बाद वो अर्थ
पे आ जाता है, और अर्थ किससे कनेक्टेड होती है, गोल्डन चेन के साथ हेवन से कनेक्टेड होती है। अब गॉड सारा कुछ विटनेस कर रहे होते हैं सैटर्न की पूरी जर्नी को, तो इसके बाद वो गॉड सन को बताते हैं, तो सन कहता है कि मैं खुद अपनी मॉर्टल डेथ को ऑफर कर देता हूँ ताकि इससे जो मैन है उसको सॉल्वेशन मिल जाए। अब इसके बाद गॉड कहते हैं कि किस तरह से सन एक वर्जिन वुमेन को ही विल बी बॉर्न, और इसके बाद फिर जो सन है इट विल बिकम द किंग ऑफ मैन, और इसके बाद जो सैटर्न है वो अपने आप को डिस्गाइज करता है बहुत हैंडसम चेरब में, और इसके बाद वो एंजल यूरियल के पास जाता है, और जो यूरियल है वो एंजल से काफी हद तक इम्प्रेस होती है। इसके बाद जो सैटर्न है वो ईव के पास जाता है, और जब वो ईव को देखता है तो ही वाज इन ऑ, ही वाज इन क्वाइट शॉक टू सी द ब्यूटी ऑफ ईव। और इसके बाद जो यूरियल है उसको रियलाइज हो जाता है कि जिसको मैंने अंदर आने दिया है दैट इज नॉट एक्चुअली द एंजल, इट्स द सैटर्न। तो वो जिब्राइल को बताती है, जिब्राइल नेक्स्ट फाइंड सैटर्न इन द गार्डन, और इसके बाद उन्हें बेच देते हैं। देयर इज लेस देन 1 मिनट टू आवर मीटिंग, तो हम बाकी नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ते हैं। ज्वाइन फ्रॉम द सेम लिंक।